ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह जहां पर इंसान ने प्रकृति से लड़कर जिंदा रहना सीखा और इस जगह पर 1-1 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है और यहाँ की पूरी भूमि अपने कुछ बहुत ही कम किनारों को छोड़कर बर्फ की चादर में दबी हुई है। और आज ये भूमि अमेरिका को क्यों चाहिए और अमेरिका क्या वाकई में इसे ले सकता है? ग्रीनलैंड के विषय में इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस एक ही वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ग्रीनलैंड का इतिहास क्या है, ये कैसे बना, इस पर डेनमार्क की हुकूमत कैसे स्थापित हुई और डेनमार्क का हिस्सा होने के साथ ही ये एक स्वायत्त देश कैसे है। तो आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। करीब 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला विशाल बर्फीला ग्रीनलैंड महज 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ही बड़े डेनमार्क की मिल्कियत के नीचे आता है, यानी कि 50 डेनमार्क बराबर एक ग्रीनलैंड होगा। अब इतने छोटे से डेनमार्क ने इतने बड़े ग्रीनलैंड पर कब्जा कब और कैसे किया? तो दोस्तों, इसकी स्टोरी समझने से पहले डेनमार्क की स्टोरी समझते हैं। और डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये स्कैंडिनेवियन विस्तार 3 देश यानी कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को मिलकर बनता है। और ये स्कैंडिनेवियन अपने आप में एक अलग ही दुनिया है दोस्तों। और ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के सभी लोकल लोगों के पूर्वज आज से करीब 1000 से 1500 साल पहले वाइकिंग्स हुआ करते थे। जी हाँ, जैसे इंडिया के लोगों का व्यवसाय आमतौर पर खेतीबाड़ी ही हुआ करता था, वैसे ही वहां के लोगों के पूर्वजों का व्यवसाय वाइकिंग्स का था। और इसीलिए इस पूरे प्रदेश को द लैंड ऑफ वाइकिंग्स कहा जाता है। और ये वाइकिंग्स लोगों का आमतौर पर जीवन समुद्रों में ही बीतता था। जो लोग इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली और रशिया तक जाकर हमले करके लूटमार कर आते थे। और स्वाभाविक है कि ऐसे में ये लोग बहुत ही आक्रामक थे और कई बार उनका ये आक्रामक स्वभाव हिंसा में भी परिवर्तित हो जाता था। इंग्लिश भाषा में एक कहावत है कि टू गो वाइकिंग, जिसका मतलब होता है कि टू फाइट एज अ वॉरियर। और यही था डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे समृद्ध देशों का असली इतिहास। अब दोस्तों, कहानी में एक नाजुक मोड़ आता है। आज से करीब 1000 साल पहले, साल था करीब 950। इस साल नॉर्वे में एरिक थॉरवाल्डसन नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। यह बच्चा स्वाभाविक है कि उस वक्त नॉर्वे में जन्मा था, इसलिए वाइकिंग्स परिवार का ही बच्चा था। और यह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वो देखता है कि उसके पिता का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक था। और ऐसे पिता के पास रहकर उसमें भी गुस्से का प्रभाव पड़ चुका था। अब जब ये एरिक 10 साल का होता है, तब उसके पिता ने एक छोटी सी ही बात पर उनके ही गांव में बसने वाले एक गांव के व्यक्ति का खून कर दिया। अब उस जमाने में इन वाइकिंग्स लोगों में अंदर अंदर भी हिंसा बहुत आम बात हुआ करती थी। और ऐसी एकाध हिंसा के बदले किसी को उस वक्त मृत्युदंड नहीं, लेकिन आमतौर पर देश निकाल की सजा सुनाई जाती थी, यानी कि उसे तड़ी पार कर दिया जाता था। और ऐसा ही हुआ एरिक थॉरवाल्डसन के पिता के साथ, और उनको अपने देश नॉर्वे से तड़ी पार कर दिया गया। इसलिए एरिक के पिता नॉर्वे को छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ थोड़े नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले गए और नॉर्वे के पास में बसे एक आइसलैंड नाम के टापू पर बसने लगे। बाद में जब एरिक के पिता की मृत्यु हो गई, तब एरिक ने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आइसलैंड में ही बसने का निर्णय लिया। वो वापस नॉर्वे नहीं गया। अब दोस्तों, अपने पिता की तरह ही एरिक के भी दिमाग की नस बार बार चढ़ जाया करती थी, मतलब कि वो भी बहुत ही गुस्सैल प्रकृति का ही था। अब साल आया 980 और इस साल एरिक 30 साल का हो चुका था। और एरिक का जीवन भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशियों से चल रहा था। लेकिन इनकी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब उसने अपने 2 नौकरों को एक काम दिया। और ये काम था कुछ खुदाई करने का, जहां पर एरिक एक मकान बनाना चाहता था। अब इस खुदाई के दौरान जहां पर यह खुदाई हो रही थी, उसके ठीक पास वाला घर, यानी कि एरिक की जो जगह थी, उसके पड़ोसी का घर इस खुदाई और भूस्खलन की वजह से गिर गया। हालांकि पड़ोसी का परिवार तब घर में नहीं था, इसलिए किसी की जान हानि तो नहीं हुई, लेकिन उस पड़ोसी ने एरिक के दोनों नौकरों को मरवा डाला। बाद में जब एरिक को पता चला तो ये देखकर एरिक का भी दिमाग सनक गया और उसने क्रोध में आकर सीधा पड़ोसी का ही खून कर दिया। और उसके बाद आइसलैंड में भी एरिक को वही सजा मिली जो उसके पिता को नॉर्वे में मिली थी। एरिक को यह फरमान दिया गया कि उसे आइसलैंड से तड़ी पार किया जाता है।
और वो 3 सालों तक आइसलैंड में पांव नहीं रख सकता। अब आइसलैंड की अदालत के फरमान के कारण एरिक आइसलैंड के किसी भी समुद्री तट पर पांव नहीं रख सकता था। इसलिए वो अब अपने परिवार और जहाज को लेकर या तो समुद्र में या कहीं और आइसलैंड से दूर ही रह सकता था। अब एरिक को बस यही 3 साल यानी कि 36 महीने आइसलैंड से बाहर निकालने थे। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ अपने कुछ भरोसेमंद 2-4 साथियों को भी अपने साथ ले लिया और वो एक बड़े जहाज में इन्हें लेकर आइसलैंड से बाहर निकल गया। उस वक्त तक एरिक का एक फेमस नाम भी बन चुका था, जो लोग उसे एरिक द रेड कहते थे, क्योंकि उसकी दाढ़ी थोड़ी रेडिश थी। अब आइसलैंड छोड़कर एरिक द रेड ने उत्तर पश्चिम की ओर प्रयाण शुरू कर दिया। वैसे तो वो समुद्र में या किसी दूर के आइलैंड में कुछ महीने बिताना चाहता था, लेकिन जैसा कोलंबस के साथ हुआ वही एरिक के साथ हुआ। वो पश्चिम में और आगे बढ़ता गया और एक रोज वो एक विशाल बर्फीले किनारे तक पहुंचा, जहां पर एरिक ने देखा कि अब यहां पर समुद्र समाप्त हो जाता है और यहां पर तो एक बेशुमार विशाल जमीन दिख रही थी। इस जमीन पर एरिक, उसके परिवार और उसके साथियों ने कदम रखा और वहीं पर ही बसना शुरू कर दिया। एरिक और उसके साथी और उसका परिवार कई महीनों तक इस नई भूमि पर रहे और जैसे ही 36 महीने यानी कि 3 साल पूरे हुए, वो वापस आइसलैंड की तरफ बढ़ा। हालांकि 3 साल इस नई भूमि पर रहने के बाद अब एरिक वापस आइसलैंड में बसना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मंशा तो उस नए प्रदेश को ही बसा देने की थी, जहां पर वो 36 महीने तक रहा था। और इसलिए जब वो आइसलैंड पहुंचा तब स्वाभाविक है कि उसकी सजा भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो आइसलैंड में एंटर भी हुआ और वहां के लोगों को भी मिल पाया। और वहां जाकर उसने एक रहस्यमय कहानी फैलाई। वहां जाकर वहां के लोगों को उसने बताया कि वो पूरे 36 महीने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अपनी खोजी हुई नई जगह पर था, जिस जगह का नाम आइसलैंड के लोगों के सामने एरिक ने ग्रीनलैंड दिया। अब एरिक ने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड इसलिए दिया ताकि वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां से उसके साथ उस जगह पर आए, उसके साथ बसे, क्योंकि वो उस जगह को आबाद बनाना चाहता था। और क्योंकि वैसे तो आइसलैंड भी अधिकतर बर्फिस्तान ही था, इसलिए वहां से करीब 400 लोग हरियाली की तलाश में एरिक के साथ 25 जहाजों को लेकर ग्रीनलैंड की तरफ बढ़े। और जब वो ग्रीनलैंड पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा? यहाँ पर तो 1-1 किलोमीटर से भी बड़ी मोटी बर्फ की चादर छाई हुई है। पूरी भूमि पर ग्रीनरी तो छोड़ो, एक तिनका भी नहीं उगता है। ये देखकर कई लोग हताश हुए और वापस भी चले गए, लेकिन कुछ लोग वहां पर एरिक के साथ बस भी गए और वो बसे हुए लोग इस जगह को ग्रीनलैंड ही कहते रहे। और इसके बाद कुछ सदियों बाद आइसलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे से धीरे धीरे कुछ लोग ग्रीनलैंड जाकर बसने लगे, क्योंकि वहां पर मच्छी का उद्योग बहुत ही जबरदस्त चलने लगा था। अब ये जो डेनिश, नॉर्वेजियन और इनफैक्ट एरिक भी, ये सभी लोग जो ग्रीनलैंड पर जाकर बसे और वहां की धरती को अपना वतन बनाया, उनसे पहले, कितने पहले? तो करीब 5000 साल पहले, जी हाँ, यानी कि 4000 बिफोर क्राइस्ट, इन्यूइट नाम के लोग यहाँ पर ऑलरेडी आकर बस चुके थे। हालांकि वो तादाद में वहां पर बहुत ही कम थे, लेकिन बसते थे। ये इन्यूइट लोग यानी कि एस्किमो, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में आज ये एस्किमो शब्द बहुत ही रूड माना जाता है, इसलिए इनको आजकल नई भाषा में इन्यूइट कहा जाता है। चलो, इन्यूइट ही सही। तो ये जो इन्यूइट लोग थे वो यहाँ आने से पहले कहां से आए थे? तो नॉर्थन कनाडा और नॉर्थन अमेरिका के विस्तार से आए थे। हालांकि उस समय कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स नाम के कोई देश का अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन तब आज के इस कनाडा की उत्तरी भूमि से माछीमारी के रूप में और मच्छियों की तलाश में वो लोग हजारों साल पहले ग्रीनलैंड की भूमि पर जाकर बसे थे। अब एरिक द रेड पहली बार जब ग्रीनलैंड पहुंचा था वो साल था 986, और इसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, आइसलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे से लोग यहाँ पर आकर बसते चले गए। और इन सभी में सबसे ज्यादा जो लोग ग्रीनलैंड पर जाकर बसे वो थे डेनिश यानी कि डेनमार्क के लोग। और ये लोग जब वहां पर गए तो इन लोगों ने इन्यूइट लोगों के साथ यानी कि वहां के मूल निवासियों के साथ बार्टर पद्धति से बिजनेस करना भी शुरू कर दिया। और इसके बाद धीरे धीरे ग्रीनलैंड की संख्या कुछ सैकड़ों से लेकर हजारों में हो गई। अब इसके बाद साल 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे दोनों ही देश एक दूसरे से जुड़कर एक देश बन गए। और इसके बाद साल 1721 में
मूल डेनमार्क के वतनी हाल्स केफिन ने डेनमार्क और नॉर्वे नाम के संयुक्त साम्राज्य के जो स्वामित्व करते थे उस राजा से अनुमति लेकर ग्रीनलैंड में नए नए बिजनेस शुरू किए और इसके बाद डेनमार्क से कई सारे लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचने लगे और अब ग्रीनलैंड की संख्या हजारों की तादाद में हो गई। इसके बाद साल 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क फिर से अलग हो गए और दोनों अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए। लेकिन तब अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड में नॉर्वे से बहुत ज्यादा डेनमार्क के लोग बसते थे, इसलिए ग्रीनलैंड पर डेनमार्क ने अपना स्वामित्व घोषित कर दिया और इस पर उस वक्त नॉर्वे ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई और इसके बाद सदियों तक ग्रीनलैंड डेनमार्क की हुकूमत में ही रहा। हालांकि पहले ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक कॉलोनी था, लेकिन बाद में इसे पूर्णतः डेनमार्क में ही मिला दिया गया, मतलब कि ये डेनमार्क ही बन गया। लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों की मांग के कारण साल 1979 में ग्रीनलैंड को पहली बार होम रूल मिला, यानी कि अब वो अपनी अलग सरकार बना सकते थे। और साल 2009 के बाद ग्रीनलैंड को एक स्वायत्त पहचान मिली, यानी कि अब उनका खुद का प्रशासन था। मतलब कि साल 2009 के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, टैक्स, खनिज संसाधन, व्यापार और स्थायी कानूनों को अब ग्रीनलैंड की अपनी सरकार और उनके खुद के लोग ही संभालने लगे। लेकिन ये स्वायत्त भूमि आज भी डेनमार्क पर डिपेंडेड है। यहाँ की विदेश नीति, रक्षा, सेना और नागरिकता और पासपोर्ट इन्हें डेनमार्क के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर बसने वाले सभी लोग ऑफिशियली डेनिश नागरिक हैं और डेनमार्क ही इन्हें डिफेंस प्रोवाइड करता है। ग्रीनलैंड की तरह ही डेनमार्क का एक और भी स्वायत्त देश है जो आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीचों बीच नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है और इस स्वायत्त देश का नाम है फेरो आइलैंड। ये डेनमार्क का हिस्सा कैसे बना या ये डेनमार्क में कैसे शामिल हुआ, इसके बारे में मैं कोई और अलग से वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन इस वीडियो के कमेंट में उसके बारे में डिटेल मैंने डाली हुई है। आप चाहे तो वो पिन कमेंट पढ़ सकते हैं। अब चले दोस्तों बात करते हैं आज की अभी की परिस्थिति की। अब अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप की नजर डेनमार्क के अंडर में आने वाले इस ग्रीनलैंड प्रदेश पर पड़ी है। इसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो ये कि अमेरिका और रशिया के संबंध और ज्यादा खराब हो गए हैं, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और पूरे नॉर्थ आर्कटिक सर्कल में रशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन ये तो हुए अमेरिका के दिखाने के दांत, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए नाटो का भी हिस्सा है और अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका नाटो की सेना ग्रीनलैंड में स्थापित कर सकता है और ऑलरेडी स्थापित कर भी चुका है। इसलिए रशिया का नाम लेके ग्रीनलैंड को हड़प लेना ये तो अमेरिका का बस दिखावा मात्र है। अब चबाने के दांत भी सुन लीजिए। तो चबाने वाली दूसरी जो वजह है वो आर्थिक है, क्योंकि ग्रीनलैंड नाम का ये विशाल बर्फिस्तान रेयर मिनरल्स, खनिज और ऑयल से भरा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए आज तक डेनमार्क ने ग्रीनलैंड से पेट्रोलियम या वहां पर मौजूद मिनरल्स को निकालने की शुरुआत कभी नहीं की है। लेकिन यह एनवायरनमेंट या ग्लोबल वार्मिंग किस चिड़िया का नाम है ये डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, उनकी खुद की कंपनी और उनके साथ कोलैब करने वाली और अमेरिका की कंपनियां भी ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार जमा कर वहां से करीब 22 टाइप के मिनरल्स, खनिज और ऑयल निकालना चाहते हैं और पूरी दुनिया में ट्रेड करना चाहते हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड को पाना चाहते हैं। इस पूरे बर्फिस्तान की आज पॉपुलेशन करीब 55,000 लोगों की ही है और इन 55,000 में से अधिकतर लोग उसकी बहुत ही छोटी सिटी नुक में रहते हैं और वहां के लोगों को अगर आधा आधा मिलियन दे दिया जाए ना तो भी डोनाल्ड ट्रंप पूरे ग्रीनलैंड की बस्ती को खरीद सकते हैं। लेकिन क्या वो लोग बिकाऊ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर वो बिकाऊ नहीं भी है तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि वो ग्रीनलैंड को पाने के लिए फौजी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन उसके सामने डेनमार्क की पीएम ने जो भी अमेरिका के सैनिक ग्रीनलैंड में दिखे उसे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर भी दे दिया है। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया देखते हुए आने वाले कुछ सालों तक तो विश्व शांति दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। हालांकि दोस्तों इन सब में आपको क्या दिखता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।